नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 5 के सभी प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है ऊष्मा एवं ताप। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करना। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसके लिए 4 ऑप्शंस है। जो ऑप्शन सही है आपको उस पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जो द्रव वाली चीज़ें रहती हैं, ठीक है, अगर वह गैस में बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। गलनांक कहते हैं, हिमांक, वाष्पीकरण या संघनन। तो द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, और जो ऑप्शन है आपका गलनांक है, तो अगर कोई ठोस चीज़ है वह पिघल रही है, यानी ठोस चीज़ बदल रही है आपका द्रव में, तो उसको कहते हैं गलनांक। हिमांक है, ठीक है, अगर द्रव वाली चीज़ है वह ठोस में परिवर्तित हो रही है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हिमांक। संघनन है, जो वाष्प है वह ठंडी होकर के अगर जल में परिवर्तित हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, यानी द्रव में परिवर्तित हो रही है तो संघनन कहते हैं। ठीक है, तो यह इसके चारों ऑप्शंस थे। एक बार फिर आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। गलनांक का मतलब क्या होता है, कोई ठोस चीज़ है, जैसे हो गया बर्फ। ठीक है, अब अगर यह पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गलनांक। ठीक है, हिमांक का मतलब क्या है, अगर जो द्रव वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे जल हो गया, अगर इसको और अधिक ठंडा करें और यह परिवर्तित हो जाए बर्फ में तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हिमांक। ठीक, वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, अगर द्रव वाली चीज़ें हैं इसको आप और अधिक गर्म करो तो यह हमारी किस में परिवर्तित हो जाएंगी, भाप में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। संघनन का मतलब क्या है, जो यह वाष्प है अगर इसको हम थोड़ा ठंडा करते हैं तो यह संघनित होकर के पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन। तो यह सभी प्रक्रियाएं थी। यहाँ पर आपको पूछा था जो द्रव है अगर वह गैस में बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। यानी जो द्रव वाली चीज़ें हैं वह भाप बन के वाष्प में परिवर्तित हो रही हैं तो इसे हम कहेंगे वाष्पीकरण। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर ख है आपका, द्रव में ऊष्मा संचरण होता है। आपको बताना है जो द्रव में होता है ऊष्मा संचरण वह किस प्रकार होता है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। तो जो द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है यह होता है हमारा चालन, संवहन द्वारा। ठीक है, द्रव में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, संवहन द्वारा। तो संवहन की प्रक्रिया में जो होती है वह जो पदार्थ के कण होते हैं वह अपना स्थान छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एक भगोला पानी ले लो, ठीक है, किसी बर्तन में आप क्या कर लो, पानी ले लो। अब इसको आप नीचे से क्या करो, गर्म करो। जब आप गर्म करोगे तो यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ की जो द्रव चीज़ है यह गर्म होगी। गर्म होने पर यह हल्की होती है तो यह ऊपर चली जाती है और इसका जगह ठंडी चीज़ लेने लगती है, यानी ऊपर का जल नीचे आएगा। और जब यहाँ पे यह फिर गर्म होगी तो फिर यह ऊपर जाएगा। यही प्रक्रिया बार बार होती है जिससे पूरा का पूरा जो जल है या जो भी चीज़ है वह गर्म हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संवहन। संवहन में जो पदार्थ होते हैं वह अपना स्थान बदल देते हैं, यानी अपना स्थान छोड़ देते हैं। तो यह प्रक्रिया हमारी कौन सी हो गई, संवहन। तो इसमें पूछा था द्रव में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, तो संवहन द्वारा होता है। चालन का मतलब क्या होता है, जितने भी ठोस पदार्थ रहते हैं उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वह चालन द्वारा होता है। जैसे यह लोहे की एक छड़ हो गई, अब इस सिरे पर इसको क्या करो कि गर्म करो। ठीक है, जब इस सिरे पर आप गर्म करोगे और यहाँ से आप पकड़ो, ठीक है, हाथ से, तो पहले तो यह सिरा गर्म होगा लेकिन धीरे धीरे यह सिरा भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा, यहाँ के जो कण थे वह तो यहाँ पे नहीं पहुँचे। ठीक है,
केवल ऊष्मा ही यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, गर्मी ही जो थी वह यहाँ से यहाँ पहुँची है। यानी इसमें जो पदार्थ के कण थे वह अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, बल्कि यह जो कण थे यह बगल वाले को ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, बगल वाला अपने बगल वाले को, बगल वाला अपने बगल वाले को, और इस तरह से धीरे धीरे यहाँ से जो ऊष्मा है वह कहाँ पहुँच जाती है, इस सिरे पर। ठीक है, तो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है, चालन द्वारा। ठीक है, विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो सूर्य है वहाँ से जो सूर्य की गर्मी है, अगर हम यहाँ पे पृथ्वी पे है तो यहाँ तक जो पहुँचता है वह किस माध्यम के पहुँचता है, विकिरण द्वारा ही पहुँचता है। तो यह हो गया ऊष्मा संचरण की 3 विधियां। चालन द्वारा ठोसों में होता है, इसमें पदार्थ के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। संवहन द्वारा द्रव और गैसों में होता है, इसमें पदार्थ अपना कण स्थान छोड़ देते हैं। विकिरण, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, जल का क्वथनांक होता है, क्वथनांक यानी खौलना वाला बिंदु, यानी किस तापमान पर यह खौलने लगता है। तो जो जल का क्वथनांक होता है वह होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। जल 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करने लगता है, खौलने यानी उबलने लगता है। ठीक है, तो जल का क्वथनांक क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न घ है, उष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो उष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अंग है, उष्मा का कुचालक है। तो जो पदार्थ होते हैं वो लगभग 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक सुचालक, ठीक है, एक क्या हो गया सुचालक, और दूसरा क्या हो गया हमारा कुचालक। तो सुचालक यानी जिसमें से उष्मा अच्छे से प्रवाहित हो सके। ठीक है, जैसे लोहा हो गया, एक सिरा गर्म करेंगे दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। एल्यूमिनियम, स्टील, सभी में उष्मा अच्छे से प्रसारित होती है, यानी कि उष्मा का प्रवाह होता है। कांच में उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें से उष्मा का प्रवाह होता है उसे हम कहते हैं सुचालक, और जिससे उष्मा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक। तो कांच हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, प्लास्टिक, ये सभी क्या होंगे, कुचालक। लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सभी हमारे क्या है, सुचालक हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा था उष्मा का कुचालक क्या है, तो कांच जो होता है वो उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। फिर से देख लिए एक बार सही गलत। सबसे पहले में आपका वाष्पीकरण सही रहेगा, दूसरे में संवहन, तीसरे में 100 डिग्री सेल्सियस, चौथे में आपका जूल, और पाँचवें में कांच। ठीक है, पाँचवें प्रश्न में कुछ चीज़ों का संकेत जान लीजिए। जो लोहा होता है इसका संकेत क्या होता है, इसको हम बोलते हैं Fe, आयरन। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, तो यह होता है Al, स्टील मिश्र धातु है। कांच, कांच का आपका होता है Pb, लेड गैलेना, ठीक है, Pb। तो यह याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप घटता है। यह गलत है। किसी भी वस्तु का अगर आप गर्म करते हैं तो उसका ताप घटता नहीं है, बल्कि उसका ताप क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यह हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा, क्योंकि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप क्या करता है, बढ़ता है। अगला है, ठोस वस्तुओं में उष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था, जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं इसमें उष्मा का जो संचरण होता है वह चालन द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें पदार्थ के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, बल्कि बगल वाले कण को अपना उष्मा दे देते हैं। इस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक उष्मा जाती है। तो ठोस वस्तुओं में उष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है, यह हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। इसके बाद है, वस्तु द्वारा ली गई उष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यह भी सही है। ठीक है, वस्तु द्वारा जो ली गई उष्मा होती है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला है, अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है। यह भी बिल्कुल सही है। अवस्था परिवर्तन के समय यानी पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में अगर जा रहा है तो उस समय जो उसका तापमान रहता है वह क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, सिंपल से इसका उदाहरण इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जो ठोस चीज़ में जो बर्फ़ है अगर यह पिघल रही है तो जो पिघली हुई जल का तापमान रहता है वह भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, और यह जो बर्फ़ रहता है इसका भी तापमान क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यानी अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारा उष्मा का कुचालक है। यह गलत है। जो पारा होता है यह उष्मा का कुचालक नहीं है, बल्कि उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, और पारा का जो संकेत होता है वह आपका होता है Hg।
ठीक है। Hg होता है पारा का संकेत, लैटिन नाम है हाइड्रोगैरम, ठीक है। कुछ और पारे से संबंधित चीज़ें हैं। पारा का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है, ठीक है। और पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, बार बार पूछा जाता है। वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो उत्तर क्या रहेगा आपका? पारा। संकेत क्या हो गया? Hg। लैटिन नाम क्या है? हाइड्रोगैरम, ठीक है। तो यह तो हो गया एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वह है आपका ब्रोमीन, ठीक है। तो पारा है। अच्छा, पारा की अधिकता के कारण क्या वो कौन सा रोग होता है? जो जल में पारे की अधिकता हो गई तो वहाँ पे इटाई इटाई रोग होता है, मिनी माता रोग होता है, सॉरी। पारा की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? मिनी माता। तो पारा क्या हो गया आपका? कुचालक नहीं बल्कि क्या है? सुचालक, ठीक है। चलिए, तो सही गलत में आपका पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही और पांचवा गलत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, ठीक है। के से प्रदर्शित करते हैं। तो ताप का एसआई मात्रक क्या हो गया? केल्विन। तो इसमें क्या भरा जाएगा? केल्विन। इसके बाद है, गलते हुए बर्फ का ताप, जो बर्फ है अगर वह पिघल रहा है तो उसका तापमान कितना रहता है? तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था, ठीक है। यह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बर्फ पिघल रहा है तो भी उसका तापमान क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो इसमें भरा जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है, किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को खाली स्थान कहलाती है। तो जो ठोस चीज़ है अगर वह द्रव में परिवर्तित हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? गलन कहलाती है। क्या कहलाती है? गलन, ठीक है। तो गलन या गलनांक। इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, विकिरण विधि द्वारा उष्मा स्थानांतरण में खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमने आपको बताया था कि विकिरण विधि द्वारा उष्मा स्थानांतरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। विकिरण विधि द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? माध्यम। अगला प्रश्न है, बर्तन का हत्था बनाने में खाली स्थान धातु प्रयोग किया जाता है। तो बर्तन का हत्था बनाने में किसी भी कुचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ताकि बर्तन तो गर्म हो लेकिन हत्था गर्म ना हो और उसको आसानी से उतारने में सहायता हो, ठीक है। इसी तरह से जो रोटी बनाने वाले बर्तन रहते हैं, ठीक है, हैंडल जो लगा होता है वो किसका लगाता है? लकड़ी का। चाय की केतली पर भी लकड़ी का हैंडल लगा होता है या प्लास्टिक का, ठीक है। तो बर्तन का हत्था बनाने में कुचालक धातु या पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो यह हो गया आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति। फिर से एक बार देख लीजिए। पहले में भरा जाएगा केल्विन, दूसरे में 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरे में गलन या गलनांक, चौथे में माध्यम और पाँचवें में कुचालक, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, कालम क और कालम ख का मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का ताप किसके द्वारा मापते हैं? तापमापी के द्वारा। तो किसका मिलान हो जाएगा इससे? तापमापी द्वारा। किसी वस्तु का ताप तापमापी द्वारा मापते हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा तापमापी द्वारा। अगला है, ठोस में उष्मा स्थानांतरण। हमने आपको बताया था ऊपर, ठीक है, किसके द्वारा होता है? चालन द्वारा। ठोस में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वह किसके द्वारा होता है? चालन द्वारा। इसके बाद है, स्टील उष्मा का, इसका मिलान किससे हो जाएगा? सुचालक, क्योंकि जो स्टील होता है वो उष्मा का क्या है? सुचालक। तो इसका मिलान हो जाएगा सुचालक से। इसके बाद है, ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होता है? प्रसार होता है। और लास्ट है आपका विशिष्ट उष्मा। तो इसका मिलान हो जाएगा पदार्थ का गुण होता है। विशिष्ट उष्मा जो होता है किसी भी पदार्थ का क्या होता है? गुण होता है। तो ये आपका मिलान हो गया। क का मिलान 100 से, ख का अ से, ग का य से, घ का ब से और अंग का द से। यानी किसी वस्तु का ताप तापमापी द्वारा मापते हैं। ठोस में उष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। स्टील उष्मा का सुचालक है। ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। और विशिष्ट उष्मा पदार्थ का गुण होता है। तो यह हो गया मिलान। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 है आपका, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थों ए तथा बी को समान ताप तक गर्म करने में किसको अधिक उष्मा की आवश्यकता होगी, जबकि ए की विशिष्ट उष्मा बी से अधिक है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थ ए तथा बी को समान ताप पर गर्म करने में बी को अधिक उष्मा की आवश्यकता होगी,
क्योंकि बी की विशिष्ट ऊष्मा ए से कम है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थ ए तथा बी को समान ताप पर गर्म करने में बी को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, क्योंकि बी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वह ए से क्या है, कम है, इसलिए बी को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, गैसों के प्रसार को एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए अगर इसको आप याद करना चाहेंगे तो यह बहुत ही बड़ा रहेगा, इसलिए इसको समझना है केवल आपको। ठीक है, नहीं तो यह काफ़ी लंबा रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यह क्रियाकलाप कैसे है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर इस क्रियाकलाप को समझेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा आपको। तो है क्या, गैसों के प्रसार को स्पष्ट करने के लिए निम्नांकित क्रियाकलाप को देखें, यानी कौन सा क्रियाकलाप रहेगा। करना क्या है, कांच की एक खाली तथा स्वच्छ छोटी बोतल के मुंह पर एक बिना फूला हुआ गुब्बारा बांध देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कांच की एक खाली तथा स्वच्छ छोटी बोतल के मुंह पर एक बिना फूला हुआ गुब्बारा बांध देंगे। अब बोतल को चौड़े मुंह के बर्तन में रखेंगे और इस बर्तन में गर्म पानी डालेंगे। ऐसा करने पर गुब्बारा फूल जाएगा, क्योंकि गर्म जल के कारण बोतल के अंदर की जो हवा है वह गर्म होकर फैलती है और बोतल के मुंह पर लगे गुब्बारे में प्रवेश करती है। ठीक है, और गुब्बारा फूल जाता है। तो बोतल को गर्म जल से निकालकर ठंडा करने पर गुब्बारा पुनः क्या करता है, पिचक जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गैसों में प्रसार होता है, गर्म करने पर गैसें फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। अब इतना बड़ा अगर आपको याद करना होगा तो वह काफ़ी मुश्किल है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप समझे होंगे तो क्या करना था, आपको बताना था कि गर्म करने पर गैसों में प्रसार होता है और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। तो कैसे पता करेंगे, आपको क्या करना है, एक चौड़े मुंह वाला बर्तन लेना है, इसमें आपको एक छोटी सी बोतल लेनी है। ठीक है, और इस बोतल के मुंह पर क्या बांध देना है, एक छोटा सा गुब्बारा बिना फूला हुआ। ठीक है, अब इस बोतल में आपको गर्म पानी भरना है। जब गर्म पानी आप भरेंगे तो यह बोतल के संपर्क में आएगा और बोतल के अंदर की जो ठंडी हवा है यह भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जब यह गर्म होगी तो गर्म होने पर इसमें प्रसार होता है और प्रसारित होकर के यह इस गुब्बारे में जाएगी और जो गुब्बारा है वह क्या करेगा, फूल जाएगा। इससे पता चलता है कि गर्म करने पर गैस में क्या होता है, प्रसार होता है। अब इस बोतल को फिर से उठाकर अगर आप किसी खाली जगह पर रख दोगे तो कुछ समय बाद जो ये फूला हुआ गुब्बारा था वह क्या करेगा, पिचक जाएगा, क्योंकि जो अंदर की गर्म हवा थी वह ठंडी होकर के सिकुड़ जाती है। तो इससे पता चलता है कि गर्म करने पर जो गैसों में प्रसार होता है और ठंडा करने पर वह क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। तो यह इस प्रश्न का उत्तर था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रेल की पटरी जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं। यह भी छोटा सा उत्तर है इसका, देख लीजिए। रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी न हो जाए। ठीक है, दो पटरियां जब जोड़ी जाती हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, जगह छोड़ दिया जाता है, ताकि गर्मी के मौसम में या गर्मी पा करके जब यह फैले तो यह आकर के बस आपस में मिल जाए। अगर ऐसा न किया जाए, दोनों के बिल्कुल सटा करके रखा जाएगा, तो जब गर्मी पाकर यह फैलेंगे तो एक दूसरे के ऊपर या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। इसलिए इनके बीच में क्या छोड़ा जाता है, थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो गया। प्रश्न 8 है, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह ऊपर भी हमने आपको बताया था, फिर भी एक बार देख लीजिए कि सुचालक और कुचालक पदार्थों में क्या अंतर है। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता यानी आसानी से होता है उन्हें ऊष्मा का क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि, यह ऊष्मा के क्या है, सुचालक हैं। और जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, ऊन, पोर्सिलीन, वायु आदि। तो सुचालक जिसमें से ऊष्मा का संचरण आसानी से हो सके और कुचालक जिसमें से ऊष्मा का संचरण आसानी से न हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9 है आपका, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको सेंटीग्रेड में बदल करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, ठीक,
फ़ारेनहाइट में आपको मान दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और सेंटीग्रेड में आपको मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सूत्र है हमारा C/100। ठीक है, क्या है, C/100 बराबर यफ माइनस 32/180। ठीक है, तो इसको पहले काट कर छोटा कर लेंगे, तो नीचे बराबर के नीचे नीचे हम काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और इसके अलावा आप इसको काट सकते हैं 2 से, 2×5 = 10 और 2×9 = 18, यानी बच जाएगा C/5 बराबर यफ माइनस 32/9। तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा वह डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, C/5 बराबर यफ माइनस 32/9। ठीक है, अब आपको फ़ारेनहाइट में मान दिया था, 98.6 डिग्री, तो मान रख दीजिए C/5 बराबर यफ की जगह कितना रख देंगे, 98.6। ठीक है, माइनस 32 और बटे यह 9। अब इसके बाद तिरिया गुणा, 9 का गुणा इसमें और इसका इन दोनों में, तो 9 का गुणा C में करेंगे तो क्या हो जाएगा, C×9, और 5 का गुणा, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो दोनों में होगा, तो 98.6 माइनस 32×5। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 9C, और 5 का बारी बारी से दोनों में गुणा करेंगे। 5 का गुणा होगा 98.6 में, तो आएगा आपका इतना। ठीक है, और सॉरी पहले अंदर घटा लीजिएगा, गुणा करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो C/9 हो गया यह, और 98.6 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 66.6, और यहाँ पे 9C, तो 9C बराबर 66.6×5। तो C बराबर क्या हो जाएगा, अब 9 को गुणा है इधर लाकर भाग कर दीजिए, तो काटने पर आपका कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, गलनांक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, प्रश्न है आपका गलनांक की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस जो होता है गर्म करने पर द्रव में बदलने लगता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। और बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है बर्फ़ होता है, जब यह द्रव में परिवर्तित होता है तो इस द्रव का तापमान भी क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, तो यह हो गया गलनांक की परिभाषा। प्रश्न नंबर 11 है, क्वथनांक की परिभाषा लिखिए। तो गलनांक की लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वथनांक की परिभाषा पे। ठीक है, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यह हो गया क्वथनांक की परिभाषा, यानी जिस पर जो पानी है वह खौलने लगे और वाष्प में बदलने लगे तो वहीं उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। प्रश्न 12 है, 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल। तो 5 कैलोरी बराबर कितना होगा, तो 5 का गुणा 4.18 में करेंगे तो आपका आएगा 20.90 जूल। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, समान पदार्थ के दो टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है, समान उष्मा देने पर किसका ताप अधिक बढ़ेगा। ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान कम रहेगा समान उष्मा देने पर उसका ताप अधिक बढ़ेगा। तो चूंकि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि समान पदार्थ के दो टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किग्रा तथा 4 किलोग्राम है तो समान उष्मा देने पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का ताप अधिक बढ़ेगा। ठीक है, तो यह हो गया इसका उत्तर। ठीक, फिर से देख लीजिए, समान पदार्थ के दो टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किग्रा और 4 किग्रा है तो समान उष्मा देने पर किसका ताप अधिक बढ़ेगा, तो समान उष्मा देने पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का ताप अधिक बढ़ेगा। ठीक है, प्रश्न 14 है, 0.2 किग्रा द्रव के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए
700 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। द्रव की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। आपको कैलोरी में ज्ञात करना है और किस में ज्ञात करना है, जूल में। ठीक है, एक बार आपको कैलोरी में और एक बार किस में ज्ञात करना है, जूल में ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैलोरी में तो आपको दिया था Q बराबर यानी विशिष्ट ऊष्मा Q बराबर 700 कैलोरी, M बराबर दिया है आपको 0.2 किलोग्राम, और डेल्टा टी यानी ताप में परिवर्तन निकालेंगे तो 70 में से 20 घटा देंगे, 50 डिग्री सेल्सियस का आपको क्या मिला है, ताप परिवर्तन मिला है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर सूत्र होता है Q बटे M इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यस बराबर Q बटे यम गुणे डेल्टा टी, बस इसी पे मान रख देना है। ठीक है, तो जब आप मान रखोगे तो यस बराबर आपका हो जाएगा क्यू का मान कितना है 700, ठीक, बटे यम का मान कितना रखना है 0.2 और गुणे ये 2 है। ठीक है, गुणे डेल्टा टी का मान कितना आया है 50। ठीक है, अब इसी को जब आप हल करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 700 बटे 50 दूना कितना हो गया 100, लेकिन एक अंक पे लगाएंगे दशमलव। ठीक है, तो यह हो जाएगा 10, यानी 700 बटे 10 और भाग दोगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 70। तो 70 कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस, यह हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो गया पहले का कैलोरी में। अब इसी को हमें किस में बदलना है, जूल में। तो चलिए देख लेते हैं। चूंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, अतः 70 कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस बराबर, तो इसी में 70 का गुणा कर दीजिए, 4.18 गुणे 70 आएगा आपका 292.6 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए तो यह हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, 0.2 किग्रा द्रव को 135 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में द्रव से निकली ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जबकि द्रव की विशिष्ट ऊष्मा 750 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस है। तो उत्तर यानी हल कैसे होगा, ऊष्मीय ऊर्जा बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा क्यों बराबर आपको ज्ञात करना है, पदार्थ का द्रव्यमान मिला है 0.2 किग्रा। ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 0.2 किग्रा, विशिष्ट ऊष्मा आपको दिया था 750 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और तो तापमान यह सभी चीज़ें हैं, अब आपको केवल मान रखना है। तो सूत्र होता है Q बराबर यम इंटू यस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यह आपका बराबर डेल्टा टी के है। ठीक है, तो मान रखेंगे सीधे Q बराबर यम इंटू यस इंटू डेल्टा टी, तो 0.2 गुणे 750 गुणे 110 डिग्री सेल्सियस, तो गुणा करने पर आपका आएगा 16,500 जूल। ठीक है, तो यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसमें के आंकिक प्रश्न समझ में ना आए हों, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी बताया गया है, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो ही बना देंगे केवल आंकिक प्रश्न का। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।